অর্থ বছর শেষ হয়ে গিয়েছে, ফলে নতুন নতুন রিপোর্ট এখন আমাদের সামনে প্রকাশ করা হচ্ছে। যদিও বর্তমানে পুরো বিশ্বে একটা মন্দাভাব চলছে, বাংলাদেশের ভিতরে অনেক সমস্যা চলছে। একদিক দিয়ে ডলার সংকট, আরেক দিক দিয়ে জ্বালানির সংকট, কিন্তু তবুও লেটেস্ট একটা রিপোর্টে এমনটাই বলা হচ্ছে যে দক্ষিণ এশিয়াতে সবথেকে বড় ধনী দেশ হতে চলেছে বাংলাদেশ। কিন্তু কিভাবে এটা সম্ভব? যে দেশে একসময় 80% মুদ্রাস্ফীতি ছিল, সেই দেশ কিভাবে আজ ধনী দেশ হচ্ছে? যে দেশে মানুষ একসময় একবেলা খেতেও পেত না, আজ সে দেশের মানুষ কিভাবে নিজের নাম ধনীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করছে? এই রহস্য উন্মোচন করার চেষ্টা করছে ভারতীয় মিডিয়া। তো তারা কি কি বলছে সেটাই দেখবো আমাদের আজকের মূল ভিডিওতে। পুরো ভিডিও জুড়ে আপনার সাথে আছি আমি এমডি ইয়াতুল হক গালিব। আপনারা দেখছেন দ্য রিমার্কেবল মিডিয়া। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा कि एक कंट्री जिसकी पॉवर्टी रेट आज से 50 साल पहले 80% थी, वो आज वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे बन गई? और एक कंट्री जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 1970s में 45 इयर्स थी, वो आज 75 इयर्स तक कैसे पहुंच गई? हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की। दोस्तों, बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ, ये कहानी हम में से ज्यादातर लोगों को मालूम है। 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, देखा जाए तो उस टाइम पर एक बहुत ही पावरिस्ट कंट्री था। ये देश के हर सोशल प्रॉब्लम जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी जैसी चीजों से ग्रसित था, और इसे ठीक करने की जिम्मेदारी थी उस समय की तत्कालीन गवर्नमेंट की, जिसे न सिर्फ बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ठीक किया, बल्कि सीक्रेटली साउथ एशिया की रिचेस्ट कंट्री बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। दोस्तों, अगर एक अंडर डेवलप्ड कंट्री ग्रो करना चाहती है तो उसे कुछ इन फैक्टर्स पर काम करना होता है, जैसे कि अपने इंपॉर्टेंट एसेट्स को पहचानो, उस एसेट का इस्तेमाल करके इकोनॉमी में वैल्यू ऐड करो, एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस बनो, कैश फ्लो जनरेट करो, और सबसे इंपॉर्टेंट इस कैश फ्लो से कुछ और एसेट बनाओ। यही सिलसिला एक सर्कुलर वर्चुअस इकोनॉमी में चलता रहेगा, जो आपके इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश के केस में कुछ अलग था। देखिए, जब आपके पास ऐसा एसेट हो जो दुनिया के पास कम हो, ऐसे में चांसेस है कि आप इस साइकिल को कंप्लीट कर पाओगे, जैसा कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने किया है। उन्होंने ऑयल को एसेट की तरह पहचान कर दुनिया को सेल किया है, और उससे जो पैसे आए हैं उसे मैरिटाइम ट्रेड में यूज किया है, और फिर जो मैरिटाइम ट्रेड से पैसे आए उससे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, और वो सक्सेसफुल रहे। बांग्लादेश के पास एसेट के रूप में उनका चीप लेबर था, क्योंकि आजादी के बाद से वहां के यूथ को कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली ही नहीं। देखा जाए तो कंट्रीज जो भी डेवलप हुई हैं, उन्होंने सिर्फ एक इंडस्ट्री या फिर सेक्टर पर रिलाई नहीं किया है, बट वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करती हैं, और ये इसलिए किया जाता है ताकि अगर एक सेक्टर में शॉक आए तो इकोनॉमी क्रैश ना हो। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम श्रीलंका को ले सकते हैं, जहाँ की इकोनॉमी टूरिज्म सेक्टर पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट थी। दोस्तों, 80s और 90s के दौरान चाइना कंपनीज का मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां पर चीप लेबर्स बहुत ही आसानी से मिल जाते थे, और चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर चुका था। लेकिन उसी टाइम बांग्लादेश भी अपने आप को सारी प्रॉब्लम से निपटाने के लिए तैयार कर रहा था, और उसने ऐसी दो पॉलिसीज लाई जिसने कंट्री को अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग कैटेगरी में खड़ा कर दिया, मेकिंग बांग्लादेश सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन साउथ एशिया with a real GDP of 1.001 ट्रिलियन US डॉलर्स। दोस्तों, आइए अब जानते हैं इस कंट्री के इंप्रेसिव जर्नी को। बांग्लादेश की सफलता पूरे तरीके से 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और वो फैक्टर्स हैं: एक, इंडस्ट्री को मिली अपार सफलता, जो कि बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग है, जिसे रेडीमेड गारमेंट यानी कि RMG इंडस्ट्री भी कहते हैं। दूसरा है रेमिटेंसेस ऑफ माइग्रेंट्स, तीसरा है स्प्रेड ऑफ माइक्रो फाइनेंस, और चौथा यानी कि लास्ट बट द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिमार्केबल रोल ऑफ NGO। दोस्तों, इन सभी फैक्टर्स में से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन RMG इंडस्ट्री का है, लेकिन ये सब कुछ इतने आसानी से संभव नहीं हुआ है। देखिए, बिजनेस को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज है कैपिटल, लेकिन वहां का बैंकिंग सिस्टम बिजनेसमैन को लोन देने में बहुत ही रिजिड था, जिसकी वजह से बिजनेसमैन को फंड क्रंच था। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या हाई इंपोर्ट ड्यूटी थी, जो कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने लगा रखी थी। और लास्टली सबसे बड़ा इशू था इंफ्रास्ट्रक्चर का। दोस्तों, इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से बांग्लादेश में कोई भी बिजनेस नहीं कर रहा था। बट इवेंचुअली ये प्रॉब्लम कैसे टैकल हुई, ये वीडियो उसी की कहानी है। बहुत सारे कूज और काउंटर कूज के बाद मिलिट्री जनरल जियाउर रहमान ने 1977 में अपना पद संभाला। उनका सबसे पहला काम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बांग्लादेश की ओर अट्रैक्ट करना था। बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज बांग्लादेश को फॉरेन एड देने के लिए तैयार थी, बस उनकी एक शर्त थी, और वो शर्त ये थी कि बांग्लादेश को अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना होगा, जिसे जियाउर रहमान ने मान लिया। दोस्तों, देखा जाए तो बांग्लादेश को मैसिव एड मिले, और बांग्लादेश की इकोनॉमी ने इम्प्रूव करना शुरू कर दिया, और सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिला। लेकिन 1980 तक आते आते जियाउर रहमान ने फर्दर इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट करने से मना कर दिया, और दोस्तों, धीरे धीरे फिर से सिचुएशन खराब होना शुरू हो गई। इसका रिजल्ट ये रहा कि बांग्लादेश ने अगले कुछ सालों में 21 कूच देखे, और लास्ट कूच सक्सेसफुल भी रहा। दोस्तों, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हुसैन मोहम्मद इरशाद ने 1983 में नई सरकार बनाई। इरशाद ने हालांकि अथॉरिटेरियन और स्ट्रॉन्ग डिक्टेटरशिप रोल निभाया, लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को वापस से शुरू किया, और इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट 450 एकड़ में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का एस्टेब्लिशमेंट है।
इन सब के अलावा इरशाद गवर्नमेंट की एक बड़ी ही अलग अचीवमेंट है जो कि अमूमन एक डिक्टेटर स्टेट में नहीं होता है, और वो है बहुत सारे एनजीओज का सेटअप होना, जिसने बांग्लादेश की कंडीशन को इम्प्रूव करने में एक अलग ही योगदान दिया है। दोस्तों, इन सारे एनजीओज में सबसे प्रोमिनेंट वन ग्रामीण बैंक है, जिसे मोहम्मद यूनुस ने एस्टैब्लिश किया, और इस एनजीओ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है माइक्रो फाइनेंसिंग ग्रुप्स को लोन प्रोवाइड करना, जिसने बांग्लादेश में इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट किया, जिसमें हम कभी किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरी एनजीओ ब्रैक यानी कि BRAC, जिसे फजल हसन अबेद ने एस्टैब्लिश किया था, वो घर, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स बनाने में काम कर रही थी। देखा जाए तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों को गरीबी से निकालने में दिखा। और सबसे बड़ी अचीवमेंट ORS का हर घर में पहुंचना, जिसने डायरिया जैसी बीमारी से हो रही लाखों डेथ्स को काफी कम कर दिया। दोस्तों, अब लौटते हैं वापस उन दो मेजर पॉलिसीज की ओर जिसकी चर्चा हमने इस वीडियो की शुरुआत में की थी। देखिए, अब तक हमने बांग्लादेश का हाल, इसकी पॉलिटिकल जर्नी और कैसे एनजीओज ने वहां की सिचुएशन को इम्प्रूव किया। अब हम ध्यान देंगे बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट सेक्टर की, जिसकी वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी बूम हुई, और किन किन पॉलिसीज में इसमें हेल्प किया। दोस्तों, बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट दो लेटर ऑफ क्रेडिट से मिलकर बनता है। अगर इसको हम एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि कंपनी ए एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो हैवी मशीनरी बेचती है। वही कंपनी सी बांग्लादेश में लोकेटेड है और उसे हैवी मशीनरी खरीदनी है, और इनके बीच में है कंपनी बी जो कि इंडिया बेस्ड एक ट्रेडिंग फर्म है। दोस्तों, कंपनी बी ब्रोकर की तरह काम करती है और इन दोनों कंपनीज के बीच एक डील को फाइनलाइज कराना चाहती है। अब यहाँ पर कंपनी ये मशीनरी तो बेचना चाहती है, लेकिन कंपनी सी द्वारा पेमेंट पर डिफॉल्ट के रिस्क को वो नहीं लेना चाहती। ऐसी सिचुएशन में बैक टू बैक LC जारी कर ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। दरअसल इसमें करना ये होगा कि कंपनी सी बांग्लादेश के किसी वेल नोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाकर ब्रोकर बी के नाम पर लाइन ऑफ क्रेडिट इशू करवा लेगी। इसके बाद ब्रोकर बी इस LC को लेकर इंडिया के वेल नोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाएगा और कंपनी ए को एक LC इशू करवा देगा। दोस्तों, अब कंपनी ये हैवी मशीनरी शिप कर सकती है क्योंकि उसको पता है कि ट्रांजैक्शन खत्म होने पर उसको एक रिलायबल इंडियन बैंक पे करने वाली है। ऐसे में कंपनी बी यानी कि ब्रोकर को भी अपनी पेमेंट का एश्योरेंस मिल जाएगा और पूरे ट्रांजैक्शन में से क्रेडिट रिस्क रिमूव हो जाएगा। दोस्तों, सिस्टम ने बांग्लादेशी बिजनेसमैन के लिए बिजनेस करना बहुत ही आसान कर दिया है और इसकी मदद से वो आसानी से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने लगे, और देखते ही देखते इसका लार्ज स्केल एक्सपेंशन होता गया। अब दूसरी प्रॉब्लम थी हैवी इंपोर्ट ड्यूटी की, जिसकी वजह से ट्रेड उतना प्रॉफिटेबल नहीं था जितना कि होना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट के लिए ड्यूटी फ्री करना एक मेजर चंक ऑफ इनकम को छोड़ना था, जिसके लिए कोई गवर्नमेंट तैयार नहीं होगी। इसका सॉल्यूशन था एक और पॉलिसी, यानी कि पॉलिसी ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक फैसिलिटीज थ्रू बॉन्डेड वेयर हाउसेस। दोस्तों, इसका सिंपल मतलब ये है कि आपको अगर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट चाहिए तो आपको अपना माल उस गोडाउन में रखना होगा, जिसका यूज सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए किया जाएगा। देखिए, इसके दो फायदे थे। पहला, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी, और दूसरा फायदा था ग्रोथ इन कंट्रीज एक्सपोर्ट। बांग्लादेश की RMG इंडस्ट्री को एक बड़ा बूस्ट तब मिला जब चाइना में कॉस्ट ऑफ लेबर बढ़ चुकी थी, और इस मौके के लिए बांग्लादेश पूरी तरीके से तैयार था। बांग्लादेश के पास लेबर्स के साथ ही साथ तब इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रेडिट अवेलेबिलिटी भी थी, जिसने बांग्लादेश की ग्रोथ को बढ़ाया है। देखा जाए तो RMG इंडस्ट्री आज 84% एक्सपोर्ट करती है और 4 मिलियन वर्कर्स को नौकरी दी है। बांग्लादेश की RMG इंडस्ट्री ने 4.7 से 6.7% अपना ग्लोबल शेयर एक्सपोर्ट में बढ़ाया है। 2011 में $14.6 बिलियन की वर्थ से 2019 में 33.1 बिलियन की ग्रोथ RMG इंडस्ट्री की रही, और इस इंडस्ट्री ने अपने इन 8 साल में 7% की CGR दिखाई है। दोस्तों, इन सब के बावजूद बांग्लादेश के पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की है, जिसके बिना सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं हो सकता है। RMG इंडस्ट्री 10% ऑफ इकोनॉमी और 84% ऑफ इट्स ट्रेड कर रहा है। 2026 तक आते आते प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के हटाते ही ये चांसेस इथोपिया जैसी कंट्रीज को मिल सकता है। दूसरी समस्या एनवायरमेंटल कंसर्न की भी है। बांग्लादेश ने अपनी इकोनॉमिक जर्नी में अपने एनवायरमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और उस पर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा सबसे अधिक है। 2013 में हुए राना प्लाजा फैक्ट्री फायर और ताजरीन फैक्ट्री फायर वहां के डेंजरस कंडीशन के सबूत हैं। देखा जाए तो लोगों की हालत में अभी वैसा सुधार नहीं आया है जैसा कि एक्सपेक्टेड था, और बांग्लादेश अपने पॉपुलेशन और रेफ्यूजी क्राइसिस से भी ग्रसित है। दोस्तों, सब के अलावा अर्बन माइग्रेशन भी बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एस्टिमेटेड है कि 2050 तक 45 मिलियन पीपल ऑलरेडी क्राउडेड सिटी में जाकर बसेंगे। दोस्तों, बांग्लादेश के इस शानदार सफर में हमने बहुत कुछ सीखा और जाना है। इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ ही जरूरी है सस्टेनेबल ग्रोथ, ताकि आने वाले सालों में जर्नी और भी रिमार्केबल हो सके। তো দর্শক, ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাদের সকলকেই অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে ভিডিওটি এই পর্যন্ত ছিল। নেক্সট আপনার জন্য আরো কিছু ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে হাজির হব। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।